हेलो स्टूडेंट्स, मैथ जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सारणिक चैप्टर का बेसिक। चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। और इसके अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे। इसके 2 से 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटली जो बेसिक होगा वो कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं कि सारणिक एक्चुअली है क्या। तो सारणिक से पहले आपने पढ़ा था आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स पढ़ी थी। आव्यूह पढ़ा था, आव्यूह पढ़ी थी। और आव्यूह के अंदर हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के आव्यूह होते हैं। और ये जो एक आव्यूह होती है वो एक व्यवस्था होती है। क्या होती है? व्यवस्था होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, चर और अचर को ऐसे लिखते हैं। तो जब आव्यूह आ गया, और आव्यूह के अंदर भी आपने पढ़ा वर्ग आव्यूह। तो जब हम वर्ग आव्यूह की बात करते हैं तो वर्ग आव्यूह के अंदर जब हम उस आव्यूह का संख्यात्मक मान निकालते हैं तो वो सारणी कहलाती है। जैसे इसका संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान जो होता है वर्ग आव्यूह का, वो सारणी कहलाता है। देखते हैं कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखते हैं। जैसे आव्यूह आप इस प्रकार से लिखते थे, तो सारणिक को आपको इस प्रकार से लिखना है। सारणिक का जो चिन्ह है, सारणिक का चिन्ह वो डेल्टा हो सकता है, डिटरमिनेंट बोलते हैं अपन उसको। डिटरमिनेंट ए हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये तीनों ही सारणिक के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। आव्यूह में ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ब्रैकेट लगाना है, और सारणिक में सीधी लाइन खींचनी है, ये ध्यान रखना है। सारणिक सदैव किसकी होगी? सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह की होगी, याद रखना। ये सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह की, अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सारणिक नहीं निकलेगा, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। तो 2x2 की कोटि की आव्यूह लेते हैं, 2x2 कोटि की आव्यूह, और इसका हमें सारणिक निकालना है। जैसे मैंने एक ले लिया ए, 2 4 1 5, तो इसका जो सारणिक होगा वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो इसका जो सारणिक होगा इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे 2 4 1 और 5। अब कई जने ऐसी गलती करते हैं कि देखिए, एक तरफ डिटरमिनेंट लगा देते, एक तरफ ऐसे ब्रैकेट लगा देते, तो गलत है, या दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया तो भी गलत है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, सारणिक में हमेशा ऐसी 2 सीधी लाइनें खींचनी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी 10 हो गया आपके पास, 5 दूनी कितना हो गया, 10। लाइट होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए कलर चेंज कर देते हैं। 5 दूनी हो गया 10। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 एकम 4, बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ये चीज याद रखनी है। वापस देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, 2 को 5 से गुणा कराना है, 5 दूनी 10, फिर क्या लगाना, माइनस लगाना, फिर इसको 4 को 1 से गुणा करना, तो 4 एकम 4, तो आगे आंसर आपके पास 6। तो ये इस सारणिक का मान आ गया है। तो ये 2x2 की हमने सारणिक को सॉल्व किया है। अब हम 3x3 की बात करते हैं, तो 3x3 को कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लीजिए। अगर आपके पास 3x3 का कोई सारणिक आता है, जैसे मैंने डिटरमिनेंट ले लिया 3x3 का, 1 2 4 3 2 5 1 3 और 2, जैसे ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लगा देना है, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन चलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर सबसे पहले लिखना है 1, ये प्लस का 1 लिखा। तो इस 1 को जब लिखा आपने, तो इसके साइड वाले और इसके नीचे वालों को छोड़ दिया, तो क्या आया, 2 5 3 और 2, माइनस का 2, ये माइनस का 2 लिखा, तो इसके साइड वाले और नीचे वाले ऐसे छोड़ दिए, तो कौन बचा, 3 5 1 और 2। इसी प्रकार से प्लस का 4 लिखा, तो इस 4 के पास वाले और नीचे वाले ऐसे छोड़ दिए, तो बचा 3 2 1 और 3। अब इसको वैसे सॉल्व करना है जैसा अभी बताया था मैंने, कैसे, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, 2x2 का जैसे सॉल्व किया था वैसे लिखेंगे 1,
2 दूनी 4 माइनस 5 3 15 माइनस का 2 3 दूनी 6 माइनस का 5 5 एकम 5 3 तिया 9 माइनस का 2। तो ये हो गया आपके पास 1, ठीक है। ये हो गया आपके पास माइनस का 11 माइनस का 2 प्लस का 1, ये हो गया आपके पास कितना 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 11 माइनस का 2 7 चौक हो गया आपके पास 28, 28 में से 13 माइनस करने हैं, कितने हो जाएंगे 15। तो ये आपके पास आंसर आया। ये जो आपने सॉल्यूशन किया है वो किसके रेस्पेक्ट में किया है वो भी देख लीजिए। हमने ए प्लस माइनस प्लस कहाँ लगाए हैं, हमने ए प्लस माइनस प्लस लगाए पहली पंक्ति में। तो इस पहली पंक्ति को बोलते हैं R1। क्या बोलते हैं R1। तो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश हमने क्या किया है, प्रसरण किया है या प्रसार किया है, R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है। R1 के अनुदिश क्या है। इसी प्रकार से R2 का भी आ सकता है, R3 का भी आ सकता है, और C1 C2 C3 का भी पूछ सकते हैं। तो उससे भी सॉल्यूशन करेंगे तो सेम आएगा। तो अपन एक लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं अगर C2 से करूं, यानी कि सेकंड कॉलम से, C2 का मतलब सेकंड कॉलम, तो देखिए इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर देखते हैं। वापस क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 3 1 2 2 3 4 5 और 2, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं, किससे, C2 से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम आएगा आगे, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके हिसाब से करना होता है। तो C2 के अनुदिश करना है, किसके अनुदिश करना है, C2 के अनुदिश। तो C2 कौन सा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ क्या लगता है प्लस, यहाँ क्या लगता है माइनस, यहाँ क्या लगता है प्लस। तो इसको आपको याद रखना है। अब C2 बोला तो C2 यानी कि ये वाला आएगा, ये माइनस है तो यहाँ नीचे क्या लगेगा प्लस, यहाँ क्या लगेगा माइनस। जो कॉलम ले रहे हैं उसी को यूज करना है, बाकी को यूज नहीं करना है। तो बाकी के चिन्ह हटा देते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो हमने C2 के साइन लगा लिए, तो वैसे वैसे करना है, यानी कि माइनस के 2 लिखा, माइनस के 2 के नीचे वाले और इसके साइड वाले छोड़ दिए, ठीक है। माइनस के 2 लिया तो ये इसके नीचे वाले साइड वाले छोड़ दिए, तो क्या बचा 3 5 1 और 2, प्लस का 2 क्या आएगा 1 4 1 2, माइनस का 3 क्या आएगा, देखिएगा 1 4 3 और 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस का 2 ऐसा कैसा, ठीक है। 3 दूनी 6 माइनस का 5 प्लस का 2 2 एकम 2 माइनस का 4 5 एकम 5 माइनस 4 3 12। सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 2 इंटू 1 हो गया, प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 और ये माइनस का कितना हो गया 7। तो ये हो गया -2 -4 7 या 21 प्लस का 21, 4 2 6 प्लस 21 कितना आया आंसर 15। पहले वाले से भी आंसर कितना आया था 15, देखिएगा पहले वाला जो हमने सॉल्व किया था इससे भी आंसर कितना आया 15 ही आया। तो अगर आप R1 के अनुदिश करते हैं, R2 के अनुदिश करते हैं, R3 के अनुदिश करते हैं, या जो क्वेश्चन बोला गया उसके अनुदिश करते हैं, तो आंसर सेम ही आना है, अलग नहीं आएगा। अगर अलग आता है तो आपने गलत किया है। जैसे यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया था 15 आ रहा था, तो अब इसका यूज क्यों करना है, कैसे अपन को करना है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे बाई चांस आप मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि यहाँ पर 2 4 5 7 8 1 0 0 2, ठीक है। और इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जहां पर 0 आए उसको लेना है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। 0 कहां आ रहा है C3 में आ रहा है, 0 कहां आ रहा है C3 में, तो हम C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, C3 का प्रसार करेंगे, ठीक है। C3 के अनुदेश प्रसार, तो C3 के अनुदेश प्रसार करेंगे। तो क्या करेंगे, C3 में यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है, और यहाँ प्लस आता है, तो 0, तो 0 के साथ में कोई भी चीज आती है 0 आ जाता है। तो आप भले लिखें या नहीं लिखे दोनों चलेगा। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 4 8 5 1 आएगा, -0 क्या आएगा 2 7 5 1 आएगा, फिर प्लस का 2 क्या आएगा 2 7 4 8 आएगा। तो ये तो दोनों 0 हो गए, आंसर यहाँ पे 0 बन गया। यहाँ बचा आपके पास 8 दूनी 16 7 चौक 28, ये 2
माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास माइनस का 12, आंसर कितना आ गया माइनस का 24। ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रकार से आंसर आ गया है, यहाँ पे 12 ही आएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे मैंने ये लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ये मॉड है मॉड है मॉड है, तो मॉड की वजह से आप क्या सोचेंगे कि प्लस आएगा, नहीं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का मान 0 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। सारणिक का मान सदैव क्या आएगा, प्लस में, माइनस में या शून्य आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस में ही आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखना, ये सारणिक है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये मान ज्ञात कर लिया। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हम क्या करते हैं आव्यूह और मैट्रिक्स में आव्यूह और सारणिक में एक सबसे बड़ा अंतर आता है कि आव्यूह में जब भी हम, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैं 5 से गुणा करा रहा हूं, तो ये क्या होता था, 5 दूनी 10, 5 25, 5 30, 7 पंजे 35। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, 2 6 5 7। यहां पर क्या होगा, इसको दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर 5 से गुणा कर लें, और अगर मेरे को 5 को अंदर भेजना भी है तो मैं सिर्फ इस 5 को किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव से गुणा कराऊंगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब ये 5 जो है, ये जो 5 है वो या तो इसके साथ, इस पूरे कॉलम के साथ गुणा होगा, या फिर क्या होगा, आप चाहो तो इस पूरे रो के साथ यानी कि पंक्ति के साथ भी गुणा करा सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा कॉलम या दूसरी रो भी ले सकते हैं, उसको गुणा करके बाद में सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। यानी कि मैं लिख देता हूं 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 5 और 7। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं कि भाई 2 और 6 को रखा, 5 25, 7 पंजे 35। इनका सॉल्यूशन करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इन दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपके पास निर्देशांक दिए हुए होंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे देख लेते हैं, आपके पास 2,4 5,6 -2,1 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपल सा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और आपको मान रखना है। मैं मान रख के बता देता हूं, ऐसे 2 x1 का मान 2, 5 -2, 4 6 1 1 1 1, इसको सॉल्व करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक आएगा। अगर यहाँ पे माइनस में भी आता है तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है। आगे बात समझ में आपको? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। आप चाहें तो ये लगाएं, आप चाहें तो ये लगाएं। ये कोई नहीं लगाएगा क्योंकि क्वेश्चन में सारणिक की सहायता से आएगा कि सारणिक की सहायता से निकालिए, तो आपको सारणिक बढ़ानी पड़ेगी और सारणिक से सॉल्व करना है। आप ऐसा डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ये हमने 10th क्लास में किया है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कि 3 बिंदु सरेख हो। 3 बिंदु क्या हो, सरेख। 3 बिंदु सरेख होने का मतलब देखते हैं। 3 बिंदु सरेख कब होंगे, जब वो तीनों एक ही लाइन पर होंगे। जैसे ये है ए बी और सी, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो ये अपन को शर्त लगानी है, जब भी सरेख की बात करें तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है। अभी जो ये लिखा था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में 0। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये तीनों बिंदु सरेख हैं, तो आपको ये वाला पार्ट लगाना है। अपना आप आंसर क्या आएगा, 0। अगर आंसर 0 आता है तो ये सरेख है। क्वेश्चन में दिया हुआ आता है कि ये सरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो ये पूरी चीज को साथ में लेना है, 0 को सम्मिलित करना है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो क्या, सिद्ध करने का,
और दूसरा क्या, k का मान ज्ञात करने का। तो जब k का मान ज्ञात करना हो तो 0 को साथ में लेना है, सिद्ध करना है तो इस वाली चीज को लेना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिएगा। आगे हमारे पास आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, फिर हमारे पास आता है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण, तो इसका सूत्र भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा था, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सारणी की सहायता से निकालना है। तो x1 x2 y1 y2, यहाँ लिखना x और y 1 1 1 बराबर में 0। आपके पास निर्देशांक आ गए, मान लीजिए 2 4 व 1 2 से बनी रेखा ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ये 2, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y 1 1 1 बराबर में 0। ठीक है, अब वही प्लस माइनस प्लस वाला लेके इसको सॉल्व करना है, x y में आंसर आएगा, तो ये आपके पास समीकरण आ जाएगा। तो आज हमने 2-3 टॉपिक किए हैं, आगे वाले वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट के अंदर सखंड उपसारणिक सखंडज की बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और जरूर देखिएगा अगला वीडियो, और ये वीडियो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।